तो कल हम लोगों ने सेल रेस्पिरेशन तक पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स है देख लीजिए। एक है ट्रेस एलिमेंट्स और एक है इनऑर्गेनिक। हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड में एसिड बेस। फोर्थ में पीएच। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज। तो ट्रेस एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी में कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है। किसके थ्रू हम लोगों को मिलते हैं? फूड के थ्रू मिलते हैं, या आजकल उसको सप्लीमेंट के थ्रू लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो सही नहीं है। लेकिन फूड के थ्रू लेना उसके लिए बहुत फायदेमंद है एज कम्पेयर टू सप्लीमेंट। कौन से देखिए वो। एक है कैल्शियम। ठीक है। फॉस्फोरस बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन, कॉपर, सोडियम एंड पोटेशियम, सल्फर, कोबाल्ट, आयोडीन, इसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है। कम मिकदार में पाए जाते हैं बॉडी में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए? ये हड्डियों को मजबूत रखता है, दांतों को मजबूत रखता है, और खून जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथों साथ मसल्स हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, रखते हैं, फेंकते हैं, चलते हैं, यानी पकड़ते हैं, सब चीज़ों के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरी है। तो ये कैल्शियम जरूरी है। तो और एक चीज भी है यहाँ पे, नर्व्स के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। यानी बोन्स के लिए जरूरी है, आपके हड्डियों के लिए, ब्लड के लिए, और साथों साथ मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए भी जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नर्व्स नेसेसरी फॉर नर्व्स। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए, टीथ के लिए। और खासकर ये हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर डीएनए आरएनए होता है, और एटीपी एनर्जी एनर्जी बनाने के लिए भी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमने नहीं पढ़ा, सेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस याद रख लीजिए। आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को लेके जाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कॉपर भी जरूरी है सेल रेस्पिरेशन में, और कॉपर से हेमोग्लोबिन बनता है। ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा डीप लेवल की है, हम जैसा जैसा पढ़ेंगे समझ में आएगा। सोडियम एंड पोटेशियम भी बहुत ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, सोडियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर, ये आपके प्रोटीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट, विटामिन B12 के लिए इंपॉर्टेंट है। आयोडीन, ये थायराइड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरह ये ट्रेस एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें मालूम होना चाहिए। अब आइए इसके बाद बात करते हैं, ये था ट्रेस एलिमेंट के बारे में, बस इतना ही मालूमात करना है। तो ट्रेस एलिमेंट के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा था। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ठीक है, सिंपल रखिए तो इजीली समझ में आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है, बस उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और एक इजीली समझने के लिए उसको क्या करना है, आप जो भी फूड खाते हैं उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, ये चारों चीजें बॉडी के लिए जरूरी। न्यूक्लिक एसिड्स एसिड है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और लिपिड्स मतलब फैट है। ये थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करता है बॉडी के लिए? बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। ठीक है।
और वो उसके टाइप्स हैं, टाइप्स में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, टाइप्स में नहीं जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स वो है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है बॉडी के लिए, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसा कि पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है, और ग्लाइकोजन, फाइबर, ठीक है, और सेल्यूलोस। हम एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, फाइबर, जिसको सेल्यूलोस भी कहते हैं, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ये हमें वेजिटेबल्स में मिलता है। जैसा कि खासकर आप जो सलाद खाते हैं ना, सलाद में सेल्यूलोज बहुत अमाउंट होता है। इसका काम क्या है? फाइबर का काम क्या है? चिकनाहट पैदा करना, लिब्रिकेशन और मूवमेंट देना, दो काम है इसके। तो ये क्या है, जैसा है वैसे ही रहता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और यहाँ पे चिकनाहट पैदा करेगा, पैदा करके मोशन, स्टूल इजीली आ जाएगा। अगर जो लोग ज़्यादातर फाइबर डाइट लेते हैं उन लोग को क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन एकदम क्लीन होता है। ठीक है, उन लोग स्टूल एकदम क्लियर आता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट टाइप्स है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको यहाँ मैं नहीं छेड़ूंगा। बस इतना याद है, कार्बोहाइड्रेट है बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसके टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स के नाम से अगर लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे है, मोनो, डाई, ऑलिगो और पॉली। ठीक है, पॉली मतलब मेनी शुगर्स, ऑलिगो मतलब 3 से 20 है उसके अंदर शुगर, डाई मतलब दो, मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर, एक शुगर है। यानी वो फूड जो हम खाते हैं उसमें सिंगल शुगर हो। ठीक है, और वो फूड जो हम खाते हैं जिसके अंदर डबल शुगर होता है, वो फूड जिसको खाते हैं हम लोग जिसमें बहुत सारा शुगर होता है, तो वो नुकसानदेह है। ठीक है, बहुत सारा शुगर रहा तो वो नुकसानदेह है ना। ऐसा कुछ नहीं है, फूड के ऊपर डिपेंड है क्या फूड ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें टाइप्स है ये। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट में टाइप्स है, एक टाइप है सेल्यूलोज फाइबर, ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए ज़रूरी। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स भी क्या है? ऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों को मिलाकर जो बनता है वो है लिपिड। लिपिड का मतलब है फैट, चर्बी। तो चर्बी में भी 3 टाइप्स है, ट्रू फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स। ट्रू फैट्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें हम लोग टाइप है मोनो ग्लाइसराइड, डाई ग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड, इसके टाइप्स हैं। कि हम ज़्यादा वो नहीं जाएंगे। लेकिन फैट में एक चीज़ समझा देता हूँ, फैट में एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, फैट में क्या होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। फैट सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड जो है वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट क्या है, सॉरी, सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर में सॉलिड बन जाता है। ठीक है, यहाँ समझाता हूँ। अब ये फैट्स है, फैट में 2 टाइप्स है, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने जमना, अनसैचुरेटेड में ना जमना। सैचुरेटेड में जो रूम टेम्परेचर होता है, हमारा जो रूम टेम्परेचर है, समझिए अब नॉर्मल 36, 34 जो भी होता है, 34, 33 सेल्सियस में,
तो इसमें क्या है, ये सॉलिड बन जाता, ये रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड ही रहता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसमें बात इजीली समझ में आएगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए, सैचुरेटेड फैट टेंड टू बी फाउंड इन एनिमल फूड्स। सैचुरेटेड जो है, ये हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल फूड्स, जैसे बीफ, एग्स, चीज। ठीक है, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब सैचुरेटेड है। यानी इनको अगर हमने यूज किया, देखिए अब सर्दियों के दिनों में देखिए, कोकोनट ऑयल क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, घी भी है। ठीक है, ये सब क्या है, जम जाता है। लेकिन आप दूसरे ऑयल्स निकालिए, प्लांट ऑयल लीजिए, सनफ्लावर ऑयल लीजिए, सफ ऑयल लीजिए, फिश ऑयल लीजिए, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, लेकिन क्या होता है आजकल मार्केट में, इसमें एनिमल फूड है। ठीक है, जैसा कि आपको घी भी है ना, मिल्क से बनता है। और आपको कोकोनट ऑयल है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल में सनफ्लावर ऑयल है, सफ फ्लावर ऑयल है। ठीक है, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड। अब देखिए, अनसैचुरेटेड जो है खून जमा नहीं होता। ठीक है, और सैचुरेटेड है, जमा हो जाता है, यानी ब्लड ऑयल जमा नहीं होता उसका। लेकिन प्रॉब्लम किससे होता है, अनसैचुरेटेड फूड से होता है। अनसैचुरेटेड फूड बॉडी के लिए जरूरी नहीं, बहुत नुकसानदेह है। सैचुरेटेड फूड जो है आपको यूटिलाइज आ जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड फूड हमें खाना चाहिए, अनसैचुरेटेड फूड अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून जमा हो सकता है। यहाँ पे भी दिया गया आपको, ट्रू फैट्स, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड टाइप्स है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस फैट के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड भी एक टाइप ऑफ फैट है जिसमें फॉस्फेट है। फॉस्फेट के साथ अगर लिपिड ऐड हो जाए उसको फॉस्फेट बोलते हैं, जो खासकर हमारे सेल है, सेल की कवरिंग को कहते हैं। कि इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोटीन है। प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, हम वेट बढ़ना है या हमें मसल्स बढ़ना है तो हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, और एक एंजाइम्स है बॉडी के अंदर। एंजाइम्स का मतलब क्या है, ऐसे केमिकल्स जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हैं, जैसा कि हमने कल देखा था सेल रेस्पिरेशन। अब ये कराने के लिए बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको एलिमेंट्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन है तो बॉडी का हर काम इजीली हो जाएगा। उसके लिए मीडिएटर्स होते हैं, उसके लिए हेल्पिंग मेंबर्स होते हैं, जिनको हम एक नाम देते हैं एंजाइम्स और एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स जिसको हमने कहा था। ठीक है, तो इतना अगर हम समझ जाएंगे तो ये काफ़ी है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये आगे की क्लास में है ही, जब हम लोग समझ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक में आपको याद रखना है लिपिड्स, लिपिड्स में फिर आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड याद रखना है, फिर फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स का मतलब फॉस्फेट है और लिपिड है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा एंजाइम्स। एंजाइम्स ये क्या करते हैं, मीडिएटर्स है, बीच में हेल्पिंग एजेंट्स है। कोई भी काम कराना है तो ये लोग हेल्प करते हैं। मतलब देखिए, हम कोई भी घर बनाते हैं तो मेन तो उसको डिजाइनर है, इंजीनियर है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे क्या होता है,
एक दूसरा वर्कर होता है, उसके नीचे एक वर्कर होता है जो मटेरियल सप्लाई करता है, और एक वर्कर होता है जो मटेरियल ला के यहाँ पे डायरेक्ट वर्कर को देता है, बड़े वर्कर को देता है। तो यानी क्या है, बड़ा काम तो जो है इंजीनियर करेगा, लेकिन छोटे छोटे काम जितने भी है अलग अलग हेल्पर करते हैं, जिसको हमारी बॉडी में भी सेम मीडिएटर के नाम पे या एंजाइम्स या एलिमेंट्स के नाम पे जाना जाता है। तो ये था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने ट्रेस एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जाना। तो मैंने बताया था एक चीज आप लोगों को, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट में कौन सा अच्छा है क्या है। ये टॉपिक बर्निंग टॉपिक भी है, और ये डाइट के रिलेटेड टॉपिक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड बास, डॉक्टर्स का कहना है कि अनसैचुरेटेड अच्छा है क्योंकि वो जमा नहीं होता। सैचुरेटेड फैट क्या है, जमा होगा, इस वजह से अच्छा नहीं है, बॉडी में क्लॉट पैदा करता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। अब आइए बात करते हैं एसिड बेस एंड पीएच। तो हमारा लास्ट टॉपिक है ये। एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और पीएच का मतलब क्या है। एसिड, यहाँ पे भी सेम आपको याद रखना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की बहुत जरूरत पड़ेगी। जिस किसी में भी जिस किसी में भी कोई भी चीज ले लीजिए, आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए या कोई भी मटेरियल ले लीजिए, जो जिसके अंदर लाइफ है या नॉन लाइफ है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस होते हैं। अगर हाइड्रोजन आयंस के ऊपर डिपेंड होता है ये पीएच। पीएच एक स्केल है, जैसा सेंटीमीटर एक स्केल है, जैसा सेंटीमीटर का स्केल है, मीटर का टेप है, किलो केजी का वेट है, ठीक है। तो ऐसे ही पीएच एक मीटर है, एक वैल्यू है, जिसमें हम लोग 0, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 0 न्यूट्रल है, इधर जैसा ही जाएगा। इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा रहेंगे तो वो एसिड बनेगा, हाइड्रोजन आयन माइनस होंगे तो बेस बनेगा, ठीक है। यानी जिसमें भी कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे तो उसको हम कहेंगे एसिड। जिसमें हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे उसको बोलेंगे हम, माइनस में है अगर रहेंगे तो उसको बेस कहेंगे या अल्कलाइन भी कहेंगे उसको, ठीक है। तो हर इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें पीएच लेवल कितना है, या हाइड्रोजन यानी ज्यादा है या कम। पीएच मतलब पर हाइड्रोजन स्केल, हाइड्रोजन को नापने वाला स्केल। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, देखिए, खासकर ये लिक्विड में देखेंगे। देखिए, ये स्केल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे स्केल है, स्टार्ट हो जाता 7, ये हमारे ब्लड का लेवल है। ब्लड में 7 to 7.4 होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू। हमारे सलाइवा में 6 होता है, थूक में, देखिए लिखे हुआ है। यूरिन में कितना होता है, 4.5 to 7.5 होता है यूरिन। यहाँ लिख देता हूँ आपको। सलाइवा में, थूक में आपको 6, 6.5, ब्लड में 7.4, यूरिन में 4.5 to 7.5 के बीच में होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन में 8 to, हमारे आंतों में
8 to 8.5 होता है। यानी जैसा ये ऊपर जाएगा ये एसिड कम हो रहा, यानी पीएच लेवल तो बढ़ रहा लेकिन एसिड जो है कम होते जा रहा। बेकिंग सोडा, नमक का पानी में आपको 8 होता है। बेकिंग सोडा होता है, ये इसमें 9 होता है। डिटर्जेंट, हम जो घर में कपड़े धोते हैं उसमें कितना होता है, 12 पीएच होता है, यानी माइनस हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन बहुत कम होंगे, अल्कलाइन होगा। ओवन, जो ओवन धोते हैं उसमें, कॉफी में देखिए 5 होता है। रेन वाटर में 6 होता है। कोका कोला जो पीते हैं उसमें 4 होता है एसिड। एसिड इतना ज्यादा होता है उसमें। बॉडी का पीएच है 7.4, हम लोग अगर कोका कोला पियेंगे तो 4, यानी 2 गुना, डबल गुना हम एसिड लेते हैं। और हम लोग जो ऑरेंज जूस पीते हैं उसमें 3 होता है, लेमन जूस में 2 होता है। और स्टमक में जो हम खाना खाते हैं ना, स्टमक डाइजेशन के लिए वहां पे 1 से 2 के बीच में होता है। तो ये क्या है इसमें, 1 2 मतलब हाइड्रोजन ज्यादा। 7 के ऊपर जा रहा, 8 9 10 11 12 13 14 का मतलब क्या है, 7 तक ओके। 7 से बढ़ रहा तो ये क्या हो रहा, अब एल्कलाइन में जा रहा। ठीक है, एल्कलाइन में जा रहा। तो एल्कलाइन में जा रहा, इधर तो 7 में किसका है, ब्लड का है। 4 और 4.6 में आपको यूरिन का देखेगा। 1 में आपका गैस्ट्रिक जूस। और माइनस में जैसा जाएंगे आप, डिटर्जेंट का बहुत एल्कलाइन होगा, -13 या 14 है। एल्कलाइन डिटर्जेंट जो हम लोग कपड़े धोते हैं। तो जो भी चीज होती है उसके अंदर या तो एसिड होता है या तो बेस होता है। ठीक है, एसिड ज्यादा हो सकता, कम हो सकता, बेस कम हो सकता, ज्यादा हो सकता, उसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए जो स्केल है उसको पीएच स्केल कहेंगे। एसिड का मतलब हाइड्रोजन आयोन्स ज्यादा है। बेस का मतलब या अल्कलाइन, बेस का और एक नेम है अल्कलाइन, यानी हाइड्रोजन माइनस में है, कम है मैं। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है कि कौन सी चीज में कितना एसिड है, बेस। तो हमें ब्लड में 7.4 रहना चाहिए नॉर्मल। अगर 7.4 से 6 आ रहा, यानी एसिड बढ़ रहा है, 5 आ रहा है, नंबर तो कम हो रहा लेकिन क्या है, एसिड ज्यादा है। ठीक है, गैस्ट्रिक में अगर 1 होना चाहिए, 2 हो गया, 3 हो गया, तो गैस्ट्रिक जूस कम हो रहा, यानी उसकी इफेक्टिवनेस कम हो रहा है, डाइजेशन कम होगा। यूरिन में 4.5 to 6.5 होना चाहिए। 4 के नीचे आएंगे, 4.5 के नीचे का तो यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन हो। ठीक है, तो इस तरह हम पीएच लेवल्स देखते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, तो जब बॉडी के अंदर कुछ बफर सिस्टम्स होते हैं, यानी अगर किसी वजह से बॉडी के अंदर एसिड बढ़ गया, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये वापस 7.4 में ला लेते हैं, उसको बफर सिस्टम बोलते हैं। अगर किसी वजह से बॉडी के अंदर प्लस में माइनस में चलेगा, 7.4 से 6 में आ गया, या 7.4 से 8 में चलेगा, ठीक है, तो समझना कि ये क्या हो रहा, अब बफर सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो बॉडी को बफर सिस्टम प्रोवाइड करने वाले 2 सिस्टम्स है। एक है आपका यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ेगा तो बॉडी के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन अगर बाहर नहीं जाएगा तब भी बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो सकता है।
अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो हाइड्रोजन कम रहेगा ऑक्सीजन में। तो जब क्या होगा, बॉडी अल्कलाइन की तरफ जाएगा। ठीक है। तो ये ज्यादा डिटेल में मालूम नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मालूम हो गया कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और पीएच स्केल क्या है, बॉडी का पीएच लेवल क्या है, थूक का क्या है, ब्लड का क्या है, गैस्ट्रिक जूस का क्या है, यूरिन का क्या है, इतनी चार चीजों का मालूम होना जरूरी है। ठीक है। तो ये था एसिड, बेस एंड पीएच।